हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी खूब अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए राजस्थान का वेटेज करा रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान का इतिहास बहुत ज़्यादा है, तो उसको हमें अच्छे से पढ़ने के लिए आज से ही मेहनत करनी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू राम क्लासेस। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके 170 क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करा दिए हैं, तो आप उनकी क्लास देख सकते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अब तक जितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, उन सबको करवा रही हूँ पहले मैं। अब आता है राजस्थान में रोक फास्फेट की खान कहाँ पर स्थित है। तो आप सभी जानते हैं कि राजस्थान को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है। तो बताइए कि रोक फास्फेट की जो खान है वो कहाँ पर है। तो कहाँ पर हो जाएगी, झामर कोटड़ा, यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है एकदम सही हो जाएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट कहा है कि ये कहाँ पर है, तो ये उदयपुर के अंदर है फ्रेंड्स। क्लियर हो गया, उदयपुर के अंदर है। और इसके बारे में पूछे देख होता है कि इसमें क्या है, RSMML, यहाँ मतलब यहाँ इसके द्वारा इसमें खनन किया जाता है। और ये राजस्थान की नहीं, पूरे भारत की सबसे बड़ी खान है, जिसका कहाँ पर है, झामरकोटला उदयपुर के अंदर, जो हमारे राजस्थान के अंदर है। एक बात और बताते फ्रेंड्स, पूरे भारत के अंदर 80% बात की जाए खनिज की, तो वो अपने राजस्थान से ही जा जाती है। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब आता है राजस्थान का सिंह द्वार। आंसर दिख गया, पता चला गया कि अलवर ही होगा, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट भी पता होना चाहिए ना। तो हम तो इंपॉर्टेंट बताते हैं, तो वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अलवर के बारे में बताना है। तो अलवर को सिंह द्वार कहते हैं, तो सबको पता है, नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर का जो इंडस्ट्रियल एरिया है ना, वो काफी अच्छा है, जो औद्योगिक क्षेत्र बहुत अच्छा है। और इसके बाद में क्या है, तो 1775 के अंदर इसको राजधानी बनाया गया था। क्लियर हो गया। और अलवर के बारे में बताऊं तो अलवर के अंदर काफी किले, झील, हेरिटेज हवेलियां, प्राकृतिक भंडार, यानी बहुत कुछ का एक इम्पोर्टेंट केंद्र है पूरे राजस्थान के अंदर अलवर का। समझ में आ गया। और अलवर को मत्स्य नगरी भी कहा जाता है। इसके साथ ही एक आती है ना पुरानी कथा, महाभारत तो आप सबने देखी होगी। कौरव पांडव के बारे में आपको पता होगा। तो जो कौरव थे, जो पांडव थे ना, पांडवों ने अपने टाइम का अंतिम समय 13 वर्ष का जो टाइम था वो अलवर के अंदर ही बिताया था। इसलिए जो अलवर है बहुत इंपॉर्टेंट आता है पूरे राजस्थान के अंदर। यानी महाभारत के जो शीर्ष है ना, वो अवशेष है, वो अलवर के अंदर प्राप्त हुए थे। क्लियर हो गया। अब आता है नेक्स्ट, किस स्थल को ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा हो जाएगा जो ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, आहड़ सभ्यता। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आहड़ सभ्यता को ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जाना जाता है, जो कि उदयपुर के अंदर है। कहाँ पर है, राजस्थान के उदयपुर के अंदर। कहाँ पर है ये, बनास नदी के किनारे ये बसी हुई है। अब इसके कुछ नाम होते हैं, क्या नाम करेंगे, आघाटपुर हो गया, धुलकोटू हो गया, बना संस्कृति, ये इसके उपनाम होते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, एक आती है खोज, जो कब की गई थी, 1953 के अंदर। अब एक आता है उत्खनन, जो कब हुआ था, 1956 के अंदर। खोज किसी और ने की थी और उत्खनन का कार्य किसी और का था। खोज किसकी थी, अक्षय कीर्ति व्यास की। और उत्खनन की बात की जाए तो रामचंद्र अग्रवाल की रही थी। क्लियर हो गया। यानी यहाँ पर कुछ ऐसे अवशेष मिले थे आहड़ सभ्यता पे ताम्र संबंध के, तो इसी वजह से इसको ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जाना जाने लग गया। अब आता है नेक्स्ट, किस शासक ने टोंक मंदिर में श्री कल्याण जी मंदिर का निर्माण करवाया। अब देखिए यहाँ पर भी बहुत डाउट होता है ये, क्योंकि ना हर जगह नाम अलग अलग मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ फर्स्ट टाइम बनाने की बात हो रही है, लेकिन जब बात फर्स्ट टाइम की हो ना, तो राव दिग्विजय सिंह। एक और आता है मरम्मत किसने करवाई। अगर मरम्मत की बात आ जाए तो महाराणा संग्राम सिंह ने इसकी मरम्मत करवाई थी। लेकिन फर्स्ट टाइम बनाने की बात आ जाए तो किसने करवाई थी, राव दिग्विजय ने। क्लियर हो गया, डाउट अब नहीं बचा ना आपको। ये फर्स्ट टाइम किसी और ने कराया था, उसके बाद दोबारा इसको किसी और ने करवाया था। और ये जो मंदिर है 5600 साल पुराना मंदिर है, और इसके अंदर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ये इसमें इंपोर्टेंट था, जो कि कहाँ पे, डिग्गी में कल्याण जी का मेला है। क्लियर हुआ। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 1938 के जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो किसने की थी, जमनालाल बजाज। ऑप्शन नंबर जो 3 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जमनालाल बजाज ने 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष के तौर पर काम किया था। अब देखिए इसमें ना 3 नाम फेमस थे। फर्स्ट तो जमनालाल बजाज का आ गया, सेकंड नाम क्या था, कपूर चंद पाटनी, और थर्ड नाम क्या था इसके अंदर, अर्जुन लाल सेठी। यानी ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि अर्जुन लाल सेठी, कपूर चंद पाटनी और जमनालाल बजाज। क्लियर हो गया।
अब आता है नेक्स्ट, एक आता है इसमें कि इसका फर्स्ट अधिवेशन कब हुआ था, तो कब हुआ था 1938 के अंदर इसका फर्स्ट अधिवेशन हुआ था। अब आता है नेक्स्ट, 1916 के अंदर किसने बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर मतलब कि भाग लिया था, तो कौन था उस टाइम, इसका नेता कौन था, तो विजय सिंह पथिक, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन एक इसमें क्वेश्चन और बनता है कि किसकी सिफारिश पर बना था, किसके अनुरोध पर बना था, तो दूसरा नाम कौन सा हो जाएगा, सीताराम दास। फर्स्ट नाम हो जाएगा विजय सिंह पथिक, सेकंड हो जाएगा सीताराम दास के अनुरोध करने के ऊपर इसका इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्लियर है, किसने, विजय सिंह पथिक ने। कब हुआ था, 1916 के अंदर ये हुआ था। क्लियर हो गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सागड़ी प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला शासक कौन था, तो बताइए जो सागड़ी प्रथा होती है इस पे प्रतिबंध कौन लगाया, किसने लगाया था सागड़ी प्रथा के ऊपर, तो किसने लगवाया था फ्रेंड्स, राव राम सिंह द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सागड़ी प्रथा क्या होती है, एक तरह की सती प्रथा होती है। इसमें क्या होता था, अगर किसी मतलब कि किसी के पति की मृत्यु हो जाए तो उसकी पत्नी को भांग धतूरा पिलाकर जिंदा मतलब कि उसके साथ इसको जला देते थे। तो इस प्रथा के ऊपर रोक किसने लगाई थी, राम सिंह द्वितीय ने लगाई थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर पति की डेथ हो जाए तो पत्नी को जलाना नहीं चाहिए, यानी एक तरह से इसका प्रतिनिधि इस पर रोक लगा देती थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसी का नाम आता है सती प्रथा, यानी काफी बार इसका सागड़ी नाम आता है, काफी बार इसका सती प्रथा नाम आता है। क्लियर हो गया। अब आता है नेक्स्ट, राय सिंह की प्रस्तुति का संबंध किससे है, तो बताइए जो राय सिंह है उसकी प्रस्तुति का संबंध किससे रहा है, तो किससे रहा था फ्रेंड्स, ये किसने, कहाँ पर अलग अलग नाम आते हैं, तो किससे रहा था, बीकानेर के शासकों से, यानी ऑप्शन नंबर जो सेकंड एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए उस टाइम कौन था, राव राय सिंह थे जिन्होंने 1574 से लेकर 1612 तक यहाँ पे शासन किया था। समझ में आ गया। और 1954 के मतलब 94 में इसको बीकानेर में जूनागढ़ शहर का निर्माण करवाया था। एक आता है, इन्हीं को राजपुताने का करण कहा जाता है। काफी बार एग्जाम में पूछते हैं कि राजपुताने का करण कौन है, तो राय सिंह को ही राजपुताने का करण कहते हैं। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, बुरहानपुर में इसकी मृत्यु हुई थी। समझ में आ गया। एक आता है कि इसके अंदर मतलब कि क्या हुआ था कि उन्होंने गुजरात और मालवा के शाही मतलब अभियान मतलब काफी भाग भी लिए थे। अब आते नेक्स्ट, कदमवास या केनवास किस राजा के समय के मुख्यमंत्री थे, तो बताइए वो किस राजा के टाइम पर आए थे, तो क्या है कदमवास या केनवास, तो पृथ्वीराज चौहान, यानी क्या नाम हो जाएगा, पृथ्वीराज तृतीय या फिर पृथ्वीराज चौहान के टाइम पर आए थे। अब देखिए फ्रेंड्स क्या थे, ये चौहान वंश के राजा थे। कब बने थे, 1178 के अंदर ये बने थे। क्लियर हो गया। और कब तक रहे थे, 1192 तक, यानी जब इनका जो लास्ट युद्ध था ना, जिन्हें मतलब तराइन का युद्ध बोलते हैं, वो इनका लास्ट युद्ध रहा था। अब देखिए फ्रेंड्स, अब जो वर्तमान टाइम पर कहाँ है, उत्तर पश्चिम भारत में चौहान वंश के क्षेत्र मतलब कि सपाट पक्ष का शासन रहा था। और वर्तमान की बात की जाए तो राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब ऐसे कुछ हिस्से पे कंट्रोल करने का जो काम था किसका था, चौहान वंश का रहा था, जो कि एक मतलब कि एक अलग ही शासक प्रथा इसमें शामिल हुई थी। अब आता है पर्वत सिर में जो मेला किस लोक देवता के लिए मेला आयोजित किया जाता है, तो आप सभी ने काफी सुना होगा कि पर्वत सिर के अंदर जो मेला लगता है वो किसके लिए लगता है, नागौर का जो मेला होता है वो किसके लगता है, वीर तेजाजी की याद में। फर्स्ट नंबर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नागौर जिले के अंदर किया जाता है आयोजित, किसके लिए, वीर तेजाजी की याद में किया जाता है। लोक देवता तेजाजी रहेंगे, मेले का स्थान पर्वतसर नागौर रहेगा। इसका उद्देश्य क्या है, ये जितने भी लोग देवता हैं उनको याद करके इस मेले को लगाया जाता है। और मेला कब लगता है, अब आता है इंपॉर्टेंट बात कि डेट कौन सी होती है, तो भाद्रपद की शुक्ल दशमी और से पूर्णिमा तक चलने वाला मेला, यानी शुक्ल दशमी से लेकर पूर्णिमा तक चलने वाला ये मेला होगा, यानी काफी लंबे टाइम यानी कम से कम 1 वीक तक चलने वाला मेला होता है, जो कि पर्वतसर नागौर में लगता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर में नसीराबाद छावनी कब स्थापित की गई थी, तो बताइए अजमेर के अंदर जो नसीराबाद छावनी है वो कब स्थापित की गई थी, तो काफी बार डेट पूछते हैं, तो 20 नवंबर 1818 के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर जो थर्ड एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 20 नवंबर 1818 में अंग्रेज जनरल सर डेविड ने ऑक्टर ने लोनी ने की थी, जो कि नसीराबाद छावनी की स्थापना 20 नवंबर 1818 में की गई थी। उस टाइम पे कौन थे, जनरल सर डेविड ऑक्टर लोनी, इसकी स्थापना की थी।
और बात की जाए जो नसीराबाद छावनी है, जो इस क्रांति की सबसे इम्पोर्टेंट जगह की बात करें तो वो यही थी। यहाँ पर मतलब कि सबसे इम्पोर्टेंट काम यहाँ पर किया गया था इस छावनी के अंदर, यानी कि क्या में क्या मतलब जो है ना व्यवस्था का जो काम होता है वो सब यहीं पर रखे गए थे। यानी विद्रोह छावनी में लूटपाट करनी, किस प्रकार जो यानी कोई मतलब कि ना विचार विमर्श करना, कुछ तरकीब बनाना, तो वो सब काम यहाँ पर ही किए गए थे। अब आता है बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है, तो बताइए जो बेणेश्वर मेला होता है वो कब लगाया जाता है, तो कब लगता है फ्रेंड्स, जिसको आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है, तो कब लगाया जाता है, माघ पूर्णिमा को। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा। माघ पूर्णिमा के दिन इस मेले को लगाया जाता है, जो कि आमतौर पर जनवरी से फरवरी तक इस मेले को लगाना पड़ता है। स्थान क्या है, राजस्थान के डूंगरपुर जिले में सोम, माही, जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम के ऊपर, बेणेश्वर धाम के ऊपर इसको यानी यहाँ पे देखिए सोम, माही, जाखम नदी के संगम पर होता है, इस बात को भी ध्यान देना है। अब इसका महत्व क्या होता है, ये मेला आदिवासी संस्कृति को परंपरा का एक प्रतीक होता है। इसमें मतलब कि बहुत ज्यादा लोग यानी जैसे कुंभ लगता है उसी प्रकार से इस मेले का आयोजन किया जाता है, बहुत भीड़ में किया जाता है, समझ में आ गया। और इसको मतलब कि आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है, माघ पूर्णिमा के दिन इसको लगाया जाता है। अब आता है किस समारोह में किस देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के पहली बार बाल काटे जाते हैं, तो बताइए कौन सा होता है, वो होता है फ्रेंड्स जडूला। तो ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम राइट आंसर हो जाएगा। छोटे बच्चों के जो पहली बार बाल यानी चूड़ाकरम हो गया, मुंडन हो गया, संस्कार और देवी देवता के सामने में जो मंदिर में बाल काटे जाते हैं उसको बोलते हैं जडूला, समझ में आ गया। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ये एक हिंदू संस्कार होता है जिसमें बच्चे के पहली बार बाल मंदिर के अंदर काटे जाते हैं, यानी किसी देवी देवता के सामने, यानी मन्नत होती है, जैसे कि किसी के होली पे यानी फर्स्ट टाइम बाय एक कोई कहता है कि 1 साल बाद काटेंगे, कोई 2 साल, कोई 6 साल, कोई मन्नत मांगते उसके अकॉर्डिंग इसको निभाया जाता है, तब तक उसके बालों को टच भी नहीं किया जाता। यानी जिस देवी के सामने जो इनकी लोक देवी होती है ना उसके सामने ही फर्स्ट टाइम इनके बालों को काटा जाता है कोई धार्मिक स्थल के ऊपर। अब आता है नेक्स्ट, फार्मा द पर्दा द पीपल किसकी लेखिका है, तो बताइए फार्मा पर्दा टू द पीपल जो बुक है इसके लेखिका कौन है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए अब ना नाम से कंफ्यूज मत होना। अब देखिए इसमें 2 नाम आ गए, लक्ष्मी कुमार चुड़ावत और फ्रांसिस टेक्स्ट। तो बताइए फ्रेंड्स इसमें कौन सा सही होगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसकी लेखक पूछी गई है तो लक्ष्मी कुमार चुड़ावत इसकी मतलब कि लेखिका रही है, लेकिन इसको फ्रांसिस टोपेज संपादित किया था, यानी इसको सिर्फ संपादित करने वाली थी ये लेडीज, लेकिन लिखने वाली कौन थी, लक्ष्मी कुमार चुड़ावत। तो कंफ्यूज मत होना कि लेखिका कौन थी और संपादक कौन थी, दोनों अलग अलग थे। अब इसका विषय क्या था, यह लक्ष्मी कुमार बताएगी एक आत्मकथा लिख गई थी, मतलब कि उन्होंने अपने पूरे जीवन के अंदर राजनीति में क्या क्या काम, यानी उन्होंने मतलब कि आपको पता होगा कि वो एक राजनीतिक थी, तो उन्होंने अपने अनुभव को शेयर किया कि किस प्रकार से क्या क्या करते थे, नहीं किस प्रकार सफल होते हैं, हर चीज के बारे में अच्छे से बताया। क्लियर हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स कुछ बताऊं तो लक्ष्मी कुमार जो एक राजस्थानी लेखिका थी जो कि सांसद के विधायक के रूप में भी उन्होंने काम किए थे। उन्होंने अपने पूरे यानी अपने पूरी लाइफ के बारे में बताया है कि उन्होंने स्टार्ट से लेकर लाइफ तक क्या क्या किया है, कितने अचीवमेंट किए, कहाँ पर हार गए, कहाँ पे मतलब जीत गए, सब कुछ इसके अंदर बताया गया है। अब देखिए इसमें कि संपादित पूछा गया तो फ्रांसिस टेक्स्ट आ गया, लेकिन लेखिका कौन थी, लक्ष्मी कुमार चुड़ावत, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब आता है नेक्स्ट, सुरलिया आभूषण पहना जाता है जिसे कहाँ पहनते हैं, सुरलिया आभूषण। तो आप सभी जानते हैं कि राजस्थान के जो आभूषण सबसे अलग होते हैं, यानी पूरे विश्व के अंदर इतने आभूषण किसी के भी नहीं जितने राजस्थान के वालों के आभूषण होते हैं। तो सुरलिया आभूषण कहाँ पहनते हैं, कान के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर जो सेकंड है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ बात करें तो देखिए यहाँ पे कुछ और जैसे कि ना झुमका, टॉप्स, कर्णफुल, सुरलिया, बाली, ओमनिया, मुर्की ये कान में पहने जाते हैं। बसेरी, लटकन, नथ, चुंगी, लौंग नाक में पहने जाते हैं। झामर, कंठी, मटरमाला, ठुस्सी, होकर, सरी, कंठमाला, पोत गले में पहने जाते हैं। कड़ा, नावरी, ओला, पाजे, पायल, लाछन, लटकन, बिच्छू, बिछिए, फुलरी ये सब पैर में पहने जाते हैं। समझ में आ गया। इन राजस्थान के अलग अलग प्रकार के अलग अलग आभूषण होते हैं, सर से लेकर पैर तक के बहुत ज्यादा आभूषण होते हैं। इनकी एक अलग सी वीडियो होनी चाहिए तभी आपका क्लियर होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा लोक नृत्य गुर्जर समुदाय का संबंधित करता है, तो बताइए ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जो कि गुर्जर समुदाय से जुड़ा हुआ है। तो कौन सा हो जाएगा, चरी नृत्य, यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो चरी नृत्य होता है ये गुर्जर समुदाय का मतलब कि उनका लोक नृत्य के तौर पे होता है, जो कि किशनगढ़ और अजमेर द्वारा इसको प्रचलित किया गया है। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स,
चरी नृत्य के अंदर जो गुर्जर समुदाय की जो महिलाएं होती है इसको द्वारा इसको किया जाता है। इसमें क्या होता है, सिर पर चरी के बर्तन रखती हैं और दीप जलाकर नृत्य करती हैं। आपने टीवी में देखा होगा कि चरी के बर्तन रख के दीप जलाकर डांस करती होती हैं। अब इसमें ये कहाँ होता है, जैसे कि ना कोई मतलब कि विवाह हो, जन्म हो, कोई भी शुभ कार्य होता है तो ये उनका लोक नृत्य है, तो इसको वो जरूर करते हैं। अब आता है नेक्स्ट, छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं। तो एक आता है छेड़े, तो देखिए राजस्थान की भाषा भी थोड़ी अलग ही होती है। छेड़े समझ के लगे बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन इसका मतलब होता है जो छेड़े होता है ना, वो क्या होता है, जब कोई होता है ना नवजात शिशु होता है उसकी मृत्यु के ऊपर छेड़े गीत गाए जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि राजस्थान की अनेक तरह की परंपराएं होती है, जैसे कि ना जन्म की अलग होती है, मृत्यु की अलग होती है, शादी की अलग होती है, हर तरह की अलग परंपराएं होती हैं। जो छेड़े होते हैं वो शिशु की मृत्यु के बाद गाए जाने, शोक व्यक्त करने के लिए गाए जाने वाले गीत होते हैं, जो कि राजस्थान में जो मतलब कि होते हैं ना नवजात शिशु होते हैं उनकी मृत्यु के बाद ये गाए जाते हैं। ये विशेष रूप से महिलाओं द्वारा गाए जाते हैं, यानी शिशु की जो मतलब दुख का मतलब शोक का जो है व्यक्त इस प्रकार से किया जाता है। ये एक यानी राजस्थान के अंदर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कृति और इसको दिखाया जाता है। अब आता है नेक्स्ट, राजस्थान में पशुधन के लिए निशुल्क दवा की योजना कब स्टार्ट की गई थी। तो बताइए राजस्थान के अंदर जो पशुधन के लिए निशुल्क दवा स्टार्ट की गई थी तो कब की गई थी, 2012 में की गई थी, पर 15 अगस्त 2012, यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। मतलब क्या किया गया था उस टाइम पे, मुख्यमंत्री कौन थे बताइए, कमेंट में कर दीजिए कि कौन मुख्यमंत्री थे। तो देखिए फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री ने क्या मतलब कि पशुधन चिकित्सा हेतु मतलब कि उनके उपयोग हेतु उनके निःशुल्क दवाई को उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क योजना के स्टार्ट किया, जो कि 15 अगस्त 2012 को इसको प्रारंभ कर दिया गया था और अब तक ये चली आ रही है। पशुओं के लिए निःशुल्क दवाई इसके अंदर दी जाती है। अब आता है नेक्स्ट, राजस्थान की संभाव्य वाष्पीकरण वात्सर्जन की वार्षिक दर किस जिले के अंदर है। तो बताइए सबसे अधिक किस जिले के अंदर है, राजस्थान के अंदर। तो आप सभी जानते हैं कि राजस्थान के संभाव्य वाष्पीकरण वात्सर्जन की जो दर सबसे अधिक किसमें है, जैसलमेर के अंदर है। क्यों, क्योंकि वहां पर बारिश बहुत कम होती है, इससे गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो सबसे अधिक कहाँ पर होगी, तो जैसलमेर के अंदर सबसे अधिक होगी। क्लियर हो गया, यानी कुछ डाउट नहीं बता, मतलब कि वाष्पीकरण की जो उच्चतम वार्षिक दर कहाँ होती है, जैसलमेर के अंदर ही होती है, जो कि हर बार राजस्थान के हिस्से में आती है। क्यों आती है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला की वजह से वहां से मतलब जो मानसून होता है ना वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है, तो इसी वजह से जैसलमेर में बारिश कम होती है, इसलिए वहाँ का जो वाष्पीकरण है वो सबसे अधिक होता है। क्लियर हो गया। आई होप कि आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे, अब कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगर आपका कुछ डाउट बचा है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।